बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर इसमें आतिफ वक्कास। और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.4 से लेकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.8 तक सॉल्व करेंगे। 4.5 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, उसमें कहते हैं अ मैन हुज मास इज 70 किलोग्राम्स वॉक्स अप टू द थर्ड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 12 मीटर अबव द ग्राउंड इन 20 seconds. Find his power in watt and in horsepower. So given data, once again mass given है आदमी का 70 किलोग्राम, वर्टिकल हाइट गिवन है थर्ड फ्लोर की, दैट इज़ 12 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, एंड टाइम उस बंदे ने लिया 20 सेकंड्स का। सो हमने पावर फाइंड करना है वाट्स में भी और हार्स पावर में भी। सो फार्मूला इंतहाई सिंपल है, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने वर्क फाइंड करना है या पावर फाइंड करना है तो वहाँ पर वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो सीढ़ियाँ चाहे इस तरह से इंक्लाइंड हों, लेकिन वर्टिकल हाइट अगर आपको मालूम है दैट इज़ गिवन एज 12 मीटर, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के अंदर या वर्क के अंदर सिर्फ वो हाइट पुट करेंगे। सो दैट हाइट इज़ 12 मीटर, एंड इस लेवल पे जी यहाँ पे जो होगा दैट वुड बी 9.8 अर्थ ग्राउंड सरफेस से लोअर हाइट्स तक हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निस्बतन कांस्टेंट मानते हैं। सो इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देन इसमें टाइम कितना लगा, वो कहते हैं कि जी 3 सेकेंड लगा। तो चाहे जिस रास्ते से भी गया हो, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन टाइम ऑब्वियसली अगर लॉन्ग कोई रूट इस्तेमाल करता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर डायरेक्ट जाएगा तो टाइम कम लगेगा। लेकिन टाइम बहरहाल गिवन है 20 सेकेंड। वो जिस भी तरीके से गया है टाइम उसको लगा है जी 20 सेकेंड। तो हमारे लिए बड़ा आसान है, हम पावर चूँकि वर्क पर यूनिट टाइम होता है और वर्क यहाँ पर mgh है, वेट मल्टीप्लाइड विद द हाइट, एंड टाइम उसको लगा है जी 20 सेकेंड। तो ये फार्मूला mgh/t जो है हम लिख सकते हैं। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पावर बिकम्स मास इज 70 and g is 9.8 and then h is 12 meter divided by 20। अगर आप SI यूनिट्स यूज़ करते हैं तो आपका रिजल्ट भी SI यूनिट्स में आएगा। पावर का SI यूनिट वाट है। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करें, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, इससे वैल्यू आती है 411.6 वाट। इतने वाट का पावर। अब आपने इसको हार्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए इसको सिंपली 746 पे डिवाइड करें, क्योंकि 1 हार्स पावर इज 746 वाट्स। सो 1 वाट इज 1 डिवाइडेड बाई 746 हार्स पावर्स, एंड चूँकि हमारे पास पावर जो है दैट इज़ 411.6 वाट। सो 411.6 को आप 1/746 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो मिलता है दैट इज पावर इन हार्स पावर्स, एंड रिजल्ट इज देन 0.51, आई थिंक मैं ऑलरेडी 55 हार्स पावर, दैट इज रिजल्ट 2। तो हमें हार्स पावर में भी मिला, हमें वाट्स में भी रिजल्ट मिला। सो दैट्स द सोल्यूशन। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं टू व्हाट हाइट कैन अ 400 वाट इंजन लिफ्ट 100 किलोग्राम मास इन 3 सेकेंड। अब यहाँ पर हाइट मांगी गई है और मास गिवन है। यहाँ पर मास किसी भी 100 किलोग्राम का मास है, तो मैं इसको ज़रा चेंज कर लूँ डेटा। फार्मूला यहाँ पे भी यही वाला यूज़ होगा, एंड पावर चूँकि इस दफ़ा गिवन है, रिक्वायर्ड भी कुछ और है। हम यहाँ पे गिवन डेटा में लिख लेते हैं जी पावर, एंड दैट इज़ गिवन इज 400 वाट्स, एंड देन वी आर गिवन मास। सो मास इज़ 100 किलोग्राम्स। देन टाइम भाई 3 सेकेंड में जो है किस हाइट तक किसी
मास को पहुंचा सकता है कि जिसका मास 100 किलोग्राम है, तो टाइम इज़ 3 सेकंड्स। नाउ जी ऑटोमेटिकली हमें मालूम होना चाहिए, अगर गिवन नहीं होता और ग्राउंड सरफेस पे है या ग्राउंड से करीब किसी हाइट पे है तो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड इज़ द हाइट एंड वंस अगेन द फार्मूला इज़ पावर का फार्मूला mgh डिवाइडेड बाय टाइम है, और अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो आपके पास आ जाता है पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम डिवाइडेड बाय वेट mg। नाउ फ्रॉम हेयर यू गेट दैट हाइट। तो आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। So putting values we get PT power is 400। सारे SI यूनिट्स में हैं तो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 400 मल्टीप्लाइड विद 3, तो यूनिट साथ में नहीं लिख रहा। हाँ, अगर वो SI यूनिट्स में ना हो या प्रीफिक्सेस में गिवन हो तो पहले उसको कोशिश करें कि उसको मुकम्मल तौर पे यूनिट्स में लिखें, यानी प्रीफिक्सेस भी ख़त्म करें और कन्वर्ट भी करें और यूनिट से, ताकि रिज़ल्ट आपका सही आए। अब मास इज़ 100, well, and then there is G 9.8, so 0 cancels with 0। 12 divided by 9.8, so it becomes what? 1.22. H is 1.22 meters. This is the result. And now we move to next question. Now in question 4.7 statement है a ball of mass 100 grams is thrown vertically upward at a speed of 25 meters per second. If no energy is lost, determine the height it would reach, and if the ball only rises to 25 meters, calculate the work done against air resistance. Also calculate the force of friction. Now 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। गिवन डेटा जो है 100 ग्राम का मास गिवन है, एक बाल है और वर्टिकली ऊपर फेंका गया है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। जब ये मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा ऑटोमेटिकली ये मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगा। सो VF 0 है। एंड वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है 2 बातें की गई हैं। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया इफ़ नो एनर्जी इज़ लॉस्ट, यानी पहले केस में ए में वो कहते हैं कि जी वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन 0 है। सो अगर तो कोई लॉस नहीं हुआ है तो द हाइट इट वुड रीच वो आपने कैलकुलेट करना है। तो फाइनल हाइट इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट करना है, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि जी इफ़ द बॉल राइजेस टू 25 मीटर्स ओनली, यानी अब फ्रिक्शन मौजूद है तो पहले जो हाइट आएगी वो इस 25 से ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो वो कहते हैं 25 मीटर तक राइज करता है, तो वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना वर्क हुआ होगा। ज़ाहिरी बात है कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस हो गई होगी। एक तो ये बात है, और फिर उसने एक और बात भी, एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि जी फ्रिक्शन का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उस वर्क में, ज़ाहिर है ये वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो दैट इज़ आल्सो अ क्वेश्चन। नाउ फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम जनरली इस तरह लिखा जा सकता है, लॉस इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेन इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लस लॉस इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन एंड वट एवर देयर इज़। अगर तो कोई आइडियल केस है यानी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहले हम ये केस लेंगे, हम सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन अगर बात करेंगे ना सोल्यूशन ए, तो ए में हम ये देखेंगे कि हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बार बार मैं आपको बता रहा हूँ मुख्तलिफ क्वेश्चंस में कि लॉस की सूरत में आपने इनिशियल माइनस फाइनल लिखना है। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चूंकि लॉस आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल,
ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। राइट साइड पे आप गेन इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये हो जाएगा। एंड देन वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन पहले केस में 0 है, मैं उसको इग्नोर करूंगा क्योंकि क्लियरली कहा गया है। नाउ वेल अगर आप यहाँ पे फार्मूला पुट करें, आप काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक जानते हैं, नो डाउट इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली वी आई स्क्वायर होगा, फाइनली एम वी एफ स्क्वायर होगा। एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड पे एम जी एच फाइनल माइनस एम जी एच इनिशियल। नाउ इनिशियल हाइट ग्राउंड सरफेस पे हम इसको 0 मान लेते हैं, तो एम जी एच आई इज 0, इनिशियली वो ग्राउंड पे था। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, चूंकि वो मैक्सिमम रीच हाइट तक जब रीच करेगा ऑटोमेटिकली वो कुछ लम्हे के लिए रुक जाएगा, तो ये भी 0 है। हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इक्वेशन आ गई है, हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच एफ। एम दोनों साइड पे है, कैंसल आउट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए, सो हाइट फाइनल वुड बी 1/2 वी आई स्क्वायर, ऑलरेडी मौजूद था, जी भी नीचे आ जाएगा, सो वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये हाइट का फार्मूला हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वी आई जो है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड है, सो 25 मल्टीप्लाइड विथ 25 एंड इसका स्क्वायर है, और नीचे 2g है, सो 2 मल्टीप्लाइड विथ 9.8। यहाँ से हाइट आ जाती है जनाब 31 पॉइंट समथिंग, let me check it, 31.9 meters, 31.9 meters। ये वो हाइट है जो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वो ऑब्जेक्ट इस हाइट तक पहुंचेगा। अब जब फ्रिक्शन होगी तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। हम सोल्यूशन बी के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा यही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन लिखेंगे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज वंस अगेन काइनेटिक एनर्जी initial minus kinetic energy final, and that is equal to mgh final minus mgh initial plus, चूंकि इस दफ़ा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करना, उसी ही को कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा W sub F। नाउ काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0 है उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और एम जी एच इनिशियल भी हम रेफरेंस लेवल ग्राउंड लेवल लें तो यहाँ से हम इसको 0 मान सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का फार्मूला पुट कर लें, दैट इज हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर एंड देन एम जी एच एफ। इसको मैं एच एफ डैश लिखूँगा क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन है, तो वो उससे डिफरेंट है जो पहले हमने कैलकुलेट किया है, तो इसको मैं एच एफ डैश लिख रहा हूँ। तो दैट वुड बी, इधर ले आएंगे तो माइनस एम जी एच डैश हो जाएगा एंड दैट इज़ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो एम दोनों में क्या होना है, बाहर भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 25 मास जो है दैट इज़ 0.1, मुझे यहाँ पे 0.1 पुट करना चाहिए था। 25 वेलोसिटी की जगह और उसका स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख रहा, 25 मल्टीप्लाइड विथ 25 और माइनस मास 0.1 है और जी 9.8 है। एच डैश इज गिवन एज 25 meters and when we solve this we get work against friction and that turns out to be what? That is 6.7 joules and then ये वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी वर्क को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड करेंगे हाइट पे और हमें फ्रिक्शनल की फोर्स मिलेगी। तो ये रिजल्ट भी है। सी के लिए हम इसी को यानी फ्रिक्शन फाइंड करनी है तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को हम हाइट पे डिवाइड कर देते हैं। याद रहे वो हाइट जो एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी में था एंड दैट इज़ 25 मीटर। सो 6.7 को 25 पे डिवाइड करना है एंड फ्रॉम हेयर वी गेट 0.26 न्यूटन राउंड अबाउट 0.3 newtons.
So this is the result of part C of the same problem. And now we move to next problem. Now question number 4.8 को अगर आप देखें, an object of mass 1000 gram falls from a height of 30 meter on the sand. If it penetrates 4 centimeter into the sand, what opposing force is exerted on it by the sand? Neglect air friction. Now इस क्वेश्चन में वंस अगेन गिवन डेटा को ज़रा आप देखें तो मास गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है और उसको किसी हाइट से ड्राइव किया गया है। अब वो हाइट इनिशियली जो है, एक हाइट गिवन है, दैट इज़ हाइट इनिशियल गिवन इज़ 30 मीटर, और फिर वो सैंड के ऊपर वो ऑब्जेक्ट गिरता है और सैंड में सरफेस पे नहीं रहता बल्कि उसमें पेनेट्रेट हो जाता है। तो सैंड पे गिर के वो कहते हैं कि जी 0.04 मीटर यानी 4 सेंटीमीटर वो पेनेट्रेट हो जाता है, और ये कोई डिस्टेंस x है जो कि 0.04 मीटर बनती है। अब सवाल ये है कि जी यहाँ से यहाँ तक पहुँच के उसमें कौन से एनर्जी चेंजेस आए होंगे। तो अगर आप गिवन डेटा ऑलरेडी आप जानते हैं, इनिशियल हाइट 30 है और मैं सरफेस ऑफ सैंड को मैं फाइनल हाइट मानूँ तो वो 0 है, ठीक। और फिर इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से ड्राइव किया गया वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फाइनल वेलोसिटी जो है वो कोई वेलोसिटी यहाँ पर होगी बिफोर टचिंग दैट सैंड, लेकिन सैंड टच करने के बाद उसमें पेनेट्रेट होकर रुक जाती है। तो एक तो वो प्रीवियस जो तरीका हम करते थे कि जी लॉस इन काइनेटिक, फॉर एग्जांपल ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, and that would be equal to gain in kinetic energy, no doubt, plus work against friction। जो इस सूरत में इन लोगों ने कहा है ना कि एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, तो मैंने पहला जो फार्मूला लिखा है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक लिखा है, ठीक है, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि मैंने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया, यहाँ पर एयर मौजूद नहीं है, उसको हमने इग्नोर किया, या अगर है तो उसका इफेक्ट इग्नोर किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सीन होगा, लेकिन सैंड को टच करने से पहले इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की इक्वल होगी? जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है। लेकिन हमें उस काइनेटिक एनर्जी में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी फिर अल्टीमेटली उसमें वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू सैंड उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि रेत में वो धंस की रेस्ट पे आ जाता है। तो बजाय पहले लॉस इन पोटेंशियल से गेन इन काइनेटिक एनर्जी के ज़रिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें और फिर काइनेटिक एनर्जी से दोबारा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इनसाइड द सैंड फाइंड करें, हम डायरेक्ट दरमियान में से काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर ही कर देते हैं और डायरेक्ट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क ड्यू टू सैंड के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि सैंड में वो क्या होगा, उसके ऊपर एक वर्क होगा फ्रिक्शन की सूरत में, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक वर्क करेगा जिसकी वजह से वो रुक जाएगा। सो मैंने डायरेक्ट वो वर्क लिखा है, एंड दैट इज force of friction multiplied with the displacement inside the sand, and obviously loss in potential energy is mghi minus mghf। so hf तो ज़ीरो है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। so mghi is that energy जो कि उसमें चेंज आई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आई है mghi है, ये कहाँ गई? ये वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इनसाइड द सैंड उसमें गई है। सो इसको रीअरेंज करने से हम x को उस साइड पे ले जाएं तो mghi के नीचे x आ जाता है, बाकी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट कर लें 1 फॉर मास, 9.8 फॉर g, height initial is 30 and x is 0.04 meters, गिवन सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि रिज़ल्ट न्यूटन्स में आए। इसमें फोर्स की वैल्यू जो है आपके पास आ जाती है 7350 न्यूटन। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए द लॉयल अल्लाह पामा।